गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और ऐसी तस्वीरें देखकर मन तो यही करता है कि उड़कर बस कुदरत की इस खूबसूरती के बीच हम पहुंच जाएं। वैसे आप आखिरी बार ऐसी किसी जगह पर कब गए थे? आपने लास्ट टाइम फॉरेस्ट बाथ यानी कि वन स्नान कब किया था? मीनाक्षी, वन स्नान ये कैसे होता है? देखिए, जैसे वहां हो रहा है ना, दरअसल ये जापान की शिनरिन योकू तकनीक है। इसका मतलब ये होता है कि वन स्नान कुदरत के बीच खुद से बात करने का एक अंदाज जो भाग दौड़ भरी जिंदगी को तनाव से मुक्त करती है। मीनाक्षी, वैसे आने वाले दिनों में हवा के साथ जो हालात होने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उसे ध्यान में रखते हुए तो वन स्नान संजीवनी से कम नहीं होने जा रहा। बिल्कुल पते की बात कही अमित आपने। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ेगा और जहरीली हवा से बचने के लिए लोग घर ऑफिस में कैद होने लगेंगे। बात ठीक कह रही है ज्योत्सना। घर में रहना कौन सा सेफ है? घर के अंदर भी तो अदृश्य दुश्मन घूम रहे हैं। अदृश्य दुश्मन ये कौन है? अब ये भी बता दीजिए आप। आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ ईशा। एक नई स्टडी है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली में तो घर के अंदर फंगल स्पोर्स के कण हैं। WHO की स्टैंडर्ड से 12 गुना अधिक पाए गए हैं। रिसर्च में पाया गया है कि फफूंद के कण 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं, जो फेफड़ों के अंदर तक पहुंचकर लंग्स को डैमेज करते हैं। स्टडी में जिन घरों के लोगों को शामिल किया गया है उनमें 33% को बार बार सिर दर्द, 23% को आंखों में जलन, 22% को लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ, इसके अलावा 18% को छींक या राइनाइटिस और 15% को स्किन एलर्जी की शिकायत भी पाई गई है। यानी कि बाहर भी दुश्मन और घर के अंदर भी, मतलब आप कहीं भी सेफ नहीं है। ऐसे में इंसान जाए तो कहां जाए, कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तो फिर बैक टू बेसिक्स पर आए और फिर ये जो सोच रहे ना बाहर जाए अंदर जाए, आप इंडिया टीवी के पास आए, योग गुरु स्वामी रामदेव के पास आए। फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स कैसे निकालें और घर के अंदर के दुश्मन से छुटकारा कैसे पाएं, ये समझने के लिए थोड़ा हरिद्वार का रास्ता भी अपनाएं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईशा जी। देखो ये उष्ट्रासन न गजब है फेफड़ों के लिए। पूरे फेफड़े इससे खुल जाते हैं। जैसे ही श्वास भर के जो पीछे की ओर झुकते हैं, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। एक तो ये अभ्यास, इतना भी न कर पाए तो इतना करते, इतना भी न कर पाए तो जो है घर में बैठे बैठे ऐसे ऐसे फेफड़े खुल जाते हैं। करीब लोग 25 से 50% ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख पाते हैं। 25 से 50% हमारा फेफड़ा ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है। और पोल्यूशन के कारण से, अलग अलग प्रकार के धूम्रपान आदि के कारण से बहुत सारे उसमें मौसम की तब्दीलियां कारण बन जाती है। फिर ये अभ्यास है, ऐसे ये सारे अभ्यास हमारे फेफड़ों को स्ट्रेंथन करते हैं। ये गोमुखासन और भुजंगासन और जितनी भी तेजी से चलने वाली एक्सरसाइजेज है, दौड़ लगाना है तो सुबह उठ करके दौड़ लगाइए, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कीजिए, सुबह उठ करके उष्ट्रासन से लेकर के गोमुखासन तक और भुजंगासन तक ये आसन कीजिए। ये फेफड़ों के लिए और स्वामी जी रामबाण है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नस्य चल रहा है, लंग बस्ती चल रही है, जलनेति सूत्र नेति चल रही है, स्वामी जी जिनको मौका मिले लपेट भी चल रही है, वो हरिद्वार जाएं। और हरिद्वार के पास स्वामी जी जो राजा जी नेशनल पार्क है उसके आसपास थोड़ा सा वन स्नान कर भी आए, क्योंकि स्वामी जी हमने अभी शुरुआत में ही जापानी तकनीक का जिक्र किया था, शिनरिन योकू यानी कि वन स्नान की बात की थी। यानी कि ग्रीनरी में वक्त बिताने के मन को शांत करने का आपके पास मौका होना चाहिए जीवन में। आप तो हरिद्वार में स्वामी जी रोजाना आप तो वन स्नान करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोचे कि वो क्या करेंगे, क्योंकि कुदरत के बीच रहना शरीर को कौन से फायदे पहुंचाता है। यौगिक जॉगिंग के सेशन के साथ स्वामी जी ये भी बताएगा, क्योंकि लोगों को बहुत कम इस बारे में जानकारी है। देखो ये जो पूरा अभ्यास बता दिया है ना, एक चरण, ये पहला चरण हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए।
जो पूरा कर सके वो साधारण दंड से लेकर के भुजंगासन से लेकर के हनुमान दंड से लेकर के और ये मिश्र दंड, और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम यौगिक जॉगिंग के अभ्यास। एक ये दूसरा ये ऐसे, और ये कम से कम 2 यौगिक जॉगिंग के पहुंच, कम से कम ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, अर्ध चक्रासन, ये अभ्यास फेफड़ों के लिए अप्रतिम है। आज सभी के फेफड़े हम 100% हेल्दी करके ही छोड़ेंगे। उसके लिए मैंने बताया लंग बस्ती, नस्य, जलनेति, सूत्रनेति, धूमनस्य, और नेचुरोपैथी में जो लपेट जिसको कहा जाता है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और इससे फेफड़ों के अंदर की पूरी सूजन, अंदर का इन्फ्लेमेशन और जो पूरा कचरा अंदर जमा हो उसके लिए स्वासारी ब्रोन को हम खिला भी देते हैं। और हाँ, चना और द्राक्ष, चना और किशमिश, खजूर, अनार, पपीता, उबला हुआ सेब, यही डाइट में देते, बाकी सब खाना बंद कर देते। भुना हुआ चना इसी के आटे की रोटी बना करके च्यवनप्राश के साथ खिला देते। क्या गजब लाभ होता है साहब। कुछ लोगों को तो एक बार कुछ एलर्जी से हो जाए, अक्टूबर नवंबर में लोगों को सर्दी जुकाम शुरू होता है और जा करके फरवरी मार्च में वो विदाई लेता है, ऐसे जड़ जमा करके बैठ जाता है। उनके लिए ये जरूरी है जो आज बता दिए है ना अभ्यास, ये सब अभ्यास करेंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे और अपने फेफड़ों को इतना फौलादी बना लेंगे आज हमारे साथ। फिर आंधी तूफान कैसे ही मौसम AQI भी अब बहुत गड़बड़ आने वाला है, बहुत प्रकार के पोल्यूशन से और वातावरण के थपेड़ों से अपना फेफड़ा थरथराने वाला है। और उसको बचाने के लिए ये अभ्यास जो आज हम बता रहे, ये देखो ये भी बड़ा अच्छा अभ्यास अच्छा है। स्वामी जी, की तरह अर्ध चक्रासन। अमित जो ने पूरा कहा कर सके, वन स्नान, तो सूर्य हमने नमस्कार इतनी ये अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई, स्टूडियो में ही हमें ऐसा महसूस होने लगा हम वाकई में वन में चले गए हैं। आप तो हर दिन ऐसे वातावरण में रहते हैं, आप जब बाकी शहरों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे मेट्रो सिटी तो बन गई है लेकिन साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, आपको खुद कैसा महसूस होता है कि एकदम प्रकृति की गोद से पॉल्यूशन निकलकर, सिटी है जी, प्रकृति की गोद से निकलकर अचानक से ऐसे वातावरण में आ जाना? आप तो योगी हैं, हम लोग तो बिल्कुल थकने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? तो देखो वहाँ घुटन तो होती है, आंखों में जलन होती है, और जो है बेचारे नाकों को अच्छी हवा लेने की आदत पड़ी हुई है तो 2-4 छींक भी आती है कि कहाँ लिया है आप हमको। तो जो है बेचारे नाक पुकार पुकार के कह रहे हैं फेफड़े, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, अरे भाई त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम। तो फिर हम सुबह सुबह इंडिया टीवी पर सबको बताते भाई अब आप रहे हो ऐसे कंक्रीट के जंगलों के बीच में तो भी कोई बात नहीं, कम से कम सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, योगिक जॉगिंग से, सूर्य नमस्कार से प्रारंभ तो कर लो अपनी सुबह की, नहीं तो ये पॉल्यूशन आपको मार डालेगा। लंग फाइब्रोसिस, टीबी, फेफड़े का टीबी, फेफड़े का कैंसर स्वामी जी, और इस पॉल्यूशन से फिर पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम और बहुत कुछ डैमेज होता है। इसके लिए सुबह सुबह योग किए बिना यदि आप इन शहरों में रहते हैं तो आप अपने बिल्कुल। आप को मौत के मुंह में धकेलने अब जैसा स्वामी काम जी करते इसी विषय पे आने वाला था, क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठा दिया है। अब इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में तो हालत इतनी हो जाएगी और हवा में इतनी ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी कि लोग बाहर जाना छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं अब बाहर कैसे जाएं, बाहर जाएंगे तो हम प्रदूषित हवा अंदर ले लेंगे, चाहे उनके जॉगिंग बंद हो जाते हैं स्वामी जी, वॉक बंद हो जाते हैं, तब उनके लिए क्या उपाय है, क्योंकि वो तो घर में बंद हो जाते हैं। उनके लिए उपाय ये है कि जब ऐसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना जी, तो घरों में ही जब थोड़ा थोड़ा बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब आपके फेफड़े मजबूत होते हैं तो अंदर के पोल्यूशन को बाहर फेंक देते हैं। बाकी
अपने घरों में ही जाली वाले दरवाजे, जाली वाली खिड़कियाँ उनको खोल करके जाली लगाए रखें और पर्दा लगा लें। आजकल दो तरह के पर्दे होते हैं, एक मोटा पर्दा, एक बारीक पर्दा, तो उससे वो हवा छन छन के आती है। ये जो बहुत ज़्यादा नाजुक लोग हो गए हैं ना जी, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके और एयर प्योरीफायर लगा करके उसमें जो प्राणायाम कर रहे हैं ना, इतने संवेदनशील, इतने छुई मुई भी हो गए मारे जाओगे। इसलिए जब मैं बता रहा हूँ, एक पौधे का भी नाम है छुई जाली मुई। वाले दरवाजे और उस पर हल्के पर्दे तो उसमें से थोड़ा धूल धक्कड़ रुक जाएगा। बाकी कुछ जो है, जब आप सांस लेते हैं ना, तो ये नाक के अंदर भी फिल्टर लगा हुआ है। आजकल ऐसे वो मास्क भी आ गए, लोग उसको नाक के अंदर ही ऐसे लगा लेते हैं। कुछ लोग दौड़ते समय मुंह से श्वास लेते हैं। अरे मैंने कहा भैया सीधा का सीधा फेफड़े में, तो नाक से ही श्वास ले। तो घरों में जाली वाले दरवाजे और उसमें पर्दा लगा करके, बारीक का दो तरह के पर्दे होते हैं, मैंने कहा पतले वाला पर्दा लगा करके फिर प्राणायाम करें, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते वो पर्दा भी साफ हो क्योंकि हमें अच्छे से याद है अपने आप को मत बनाइए कि कार्यक्रम हमने पूरा चलाया था उसको कि भी घर के झाड़ते पर्दों में रहें भी, और झाड़ते समय मास्क लगा लिया करें। जी जी जी। स्वामी जी, वैसे बाहर निकलना बंद करके भी कोई खास फायदा मिल नहीं रहा है। आपने ये कहा ना, जो छुई मुई बन के बस घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे हुए हैं, जो बाहर हैं उनको तो नुकसान है ही, जो घर में है उन्हें भी कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि WHO के मुताबिक दिल्ली के घरों में तय स्टैंडर्ड से 12 गुना ज्यादा फंगल स्पॉट्स यानी कि फफूंद के कण हैं, जो लंग्स में घुसकर उन्हें डैमेज कर रहे हैं। स्वामी जी, घर में मौजूद ये जो फंगल स्पोर्स बैक्टीरिया है, इनसे निजात पाने के लिए फिर क्या करें, कहाँ जाएं? एक कुटिया हम भी बना लें, ऐसा लगता है। वायरस, फंगस, पैथोजन्स, अलग अलग तरह के ये पोल्यूशन के जो डस्ट है ना, वो घर के पर्दों पर है, घर के बेडशीट में है, घर के तकिए में है, घर के डाइनिंग टेबल पर है, आपकी कुर्सियों पर है। घर अब जो लोग कालीन लगाना शुरू कर देते हैं, अभी जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा कालीन लगा लेंगे। उस कालीन को अच्छी तरह से साफ तो होता नहीं है, और लोग आजकल क्या घरों में जूते सहित घुसते हैं। ये तो मैंने देखा, कुछ प्रांत ऐसे हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया के प्रांत है, चप्पल जूते बाहर निकालते हैं। आजकल तो जूते चप्पल सहित ही भीतर घुसते हैं। सारे शहर का, सारे पूरे बाहर का प्रदूषण लाते हैं, गंदगी लाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लाते हैं, और वो सब कहाँ घुस जाते हैं? घर में। और वो घर में कालीन पर, घर की फ्लोर पर चारों तरफ फिर वो गंदगी, माने मल मूत्र और तमाम तरह के रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, उस सब को अंदर लेकर के घुसते हैं। एक तो जूते चप्पल बाहर निकालिए, घरों में कालीन मत लगाइए, घरों के अंदर जो फ्लोर है उसको गोनाइल से क्लीन कीजिए, और जो घर के पर्दे हैं और बाकी सब बेडशीट आदि उनको समय समय पर धोते रहिए। कम से कम डेली, नहीं तो होटलों की तरह डेली नहीं धो सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो धो लीजिए। कुछ तो एक एक महीने में धोते, और कुछ तो बोले जी इसकी डिजाइन खराब हो जाएगी, इसका कलर खराब हो जाएगा, वो 6 महीने में एक बार धोते। पूरी सर्दी, अपनी डिजाइन खराब हो तो खराब, पूरी सर्दी निकलने के बाद में धोते हैं फिर उसको। बताइए स्वामी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि 100 मर्ज की एक दवा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होगा। छुई मुई बनने से काम चलेगा नहीं। उसके साथ साथ जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए भी काम करना होगा। वो एक लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे में अपने घरों को तो हम साफ कर ही सकते हैं। स्वामी जी, घर में फफूंद वाली जो स्टडी सामने आई, उसमें जिन घरों के लोगों को शामिल किया गया, उनमें से 23% को लगातार खांसी और सांस की तकलीफ की शिकायत थी। प्रदूषण से होने वाली खांसी के लिए भी क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं स्वामी जी? हाँ, खांसी के उपाय है ना, एक तो ये स्वासारी या ये मुलेठी, इसका ही काढ़ा बना करके रखे रहे, इसी को ही पी ले पानी की जगह, इसका तुरंत लाभ होता है। फिर हमने ये हर्बल पे, डिप वाला पे, जो लोग ग्रीन टी आदि और ब्लैक टी आदि पीते रहते हैं, उसकी जगह ये। फिर जो है, एक तो सुबह उठ करके शंख बजाया करें,
लंबा शंख वादन करें ऐसे, ये ऐसे 10-20 बार लगातार ना ऐसे। लगातार जब 10 बार ऐसे खींचे बिना रुके तब समझ लेना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है। तो ये एक तरह से परीक्षा भी हो जाती है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को की जांच भी हो जाती है। फिर ये श्वासारी ब्रोंकोम, ये खाली पेट ब्रोंकोम 2-2 और कंठामृत के साथ चूस लेते हैं तो पूरा फेफड़े अंदर से खांसी तुरंत गायब। और खाने के बाद श्वासारी या ऐसे श्वासारी अवलेह है, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी गोल्ड। ओहो, आजकल कफ सिरप पी करके कितने बच्चे मर रहे हैं, उसके लिए दवाई है। कफ सिरप के लिए, सर्दी जुकाम कफ खांसी के लिए सिंथेटिक दवाएं लेने की जरूरत नहीं, जड़ी बूटी। अब वैसे देखो, सिंथेटिक दवाएं ज़्यादा ले ली तो बच्चों के लीवर किडनी फेल होगी, बच्चों की मौत होगी। ये पीना नहीं चाहिए, लेकिन हमने 8 से लेकर 28 गुना तक डोज दे के देखी। यदि ये आधी बोतल भी कोई पी जाए तो उसका लीवर किडनी फेलियर नहीं होगा। वैसे तो ऐसा पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बात बता रहा हूँ। तो आयुर्वेद का फायदा है ना कि आपने इसकी 1 चम्मच की बजाय आपने 10 चम्मच भी पी ली तो कोई दिक्कत नहीं है। तेज गर्म पानी में खांसी तुरंत गायब हो जाती है। तो ये उपाय है, बालप्राश है, च्यवनप्राश है, और मुलेठी काली मिर्च मिश्री मुंह में डालो और धीरे धीरे उसको चूस लो। एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च हल्का सा सेक करके उसको और मुंह में डालो और चूस लो, उससे खांसी गायब हो जाती है। कितने अच्छे अच्छे घरेलू उपाय, होम रेमेडी हम बताते हैं। प्राणायाम कर लो, हमारे साथ डॉक्टर अशोक मित्तल जी है, बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, 69 की उम्र हो गई है। इन्होंने योग से अपने आप को नव यौवन प्रदान कर लिया, BP, शुगर, अर्थराइटिस को ठीक कर लिया। स्वामी जी, साथ में बैठी पूनम ने अपना वेट 7 किलो कम कर लिया। विजय ने तो रे रामा रामा जो है हीमोग्लोबिन 4.6 पे आ गया था, 10 कर लिया। TLC, DLC, WBC ठीक कर लिया, नहीं तो अभी तक ब्लड कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। तो स्वामी जी, प्राणायाम से पहले थोड़ा पसीना और बहाना है, आवश्यकता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, अभी थोड़ा सा पसीना और बहाना है, क्योंकि जो ये जो 30 मिनट है लोगों के पास, उसे वो भरपूर इस्तेमाल कर ले, अपने शरीर की थोड़ी पूजा कर ले। बाकी मंदिर की पूजा अपनी जगह है, लेकिन पहले शरीर की पूजा तो कर ले, इससे तो साथ ले। स्वामी जी, कई बार लगातार खांसते रहने की वजह से भी गले में सूजन बढ़ जाती है, और गले की सूजन अगर बढ़ गई है तो इसे कम करने के लिए क्या योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार काम करते हैं? इसमें एक तो ठंडा पानी ना पिए, आइसक्रीम ना खाएं, दही छाछ। कल एक बहुत बड़े मीडिया के व्यक्ति है मिले मेरे से, बोलने लगे, स्वामी जी मैंने तो छाछ पी ली प्लेन के अंदर खट्टी वाली, और उसी दिन से ऐसा गला खराब हुआ, 7 दिन खराब हो गए। ओहो, तो देखो ये इधर उधर से खट्टी छाछ, फिर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, और ख़ास करके सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो जितनी भी चिकनाई और ठंडाई है तुरंत बंद करना पड़ेगा। और जो आप बता रहे थे ना पावर योगा में, एक तो भुजंगासन दोबारा करवाएंगे, और ये मरकटासन, ये तो लगातार करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अनिल सिंघवी साहब के बारे में बताया, लेकिन अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे जो है गिरी साहूजा जी अब 80 के होने वाले हैं, रोज बोले दिव्य पे ही पीता हूँ। मैंने बोले वो चाय ही बंद कर दी, वो जो ब्लैक टी ग्रीन टी पीते हैं। अब एक परिवर्तन कर लिया, ग्रीन टी और वो ब्लैक टी ब्लैक कॉफी बंद करके हर्बल टी पीना शुरू कर दिया। साल में एक, अब वो साल में कम से कम जो है 200 दिन तो लेक्चर देते, और 80 साल में भी गला एकदम टनाटन है। तो ये मात्र गिरीश आहूजा साहब की बात नहीं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा तब्दीली ले आएंगे। अरे सामान्य जो ब्लैक टी ग्रीन टी पी रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, उसके बजाय दिव्य पे ये पीना शुरू कर दो। कभी कभी
सप्ताह में एक बार सांसारिक क्वाथ पीना शुरू कर दो, कितना अच्छा रहेगा। और सप्ताह में एक बार भी थोड़ा सा हल्दी, अदरक का रस, थोड़ा सा तुलसी और फिर उसमें थोड़ा सा हनी डाल करके इसको ले लिया करो, कितना अच्छा। सप्ताह में एक बार जो है सब नाश्ता बंद करो, सप्ताह में एक बार नाश्ता इसी का करो, चना और द्राक्ष खाओ, चना और किशमिश, बस नाश्ते में यही खाना। और ऊपर से आधा एक घंटे तक पानी नहीं पीना। सप्ताह में एक बार जो है नाश्ते में खाली खजूर ही खाना, और काली मिर्च और बादाम, बस 5 बादाम 5 काली मिर्च। ये गजब है साहब। ऐसा जो करेंगे ना उनको कभी भी फिर ये फेफड़े में सूजन, गले में सूजन, खांसी, खुर्रा, और उस खांसते खांसते लोगों को यूरिन तक हो जाता है, खांसते खांसते लोगों को हर्निया तक हो जाता है, खांसते खांसते आंखें बाहर निकलने को आती है, और ऐसा बुरी हालत हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है और ख़राब लगता है, गले से कफ निकलता है, नाक से गंदगी निकलती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो स्वामी जी आप जो बता रहे थे, एक तो भाई देखो ये पवन मुक्त आसन तो डेली करना, और मरकट आसन जो अभी हमने किया जी, और ये 2-3 राउंड इंडिया टीवी पर देखते देखते 2-3 राउंड भुजंगासन के कर ले, धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच जाए तो बॉडी शेप में भी रहेंगे और 100 साल तक जवान रहेंगे। स्वामी जी कितना इसके अच्छा लिए अभ्यास है, तो देखो। आपके जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोलना जरूरी है, और रोजाना आप यही काम करते हैं कि जो हमारे आंखें हैं वो तो देखें ही सही देखें, लेकिन साथ के साथ जो ज्ञान चक्षु हैं वो भी खुलें ताकि आप इन चीज़ों को समझें। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी आंखें भी तो सही रहनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन का असर आपकी आंखों में भी पड़ता है। स्वामी जी जो स्टडी की गई उसमें शामिल 23% लोगों को आंखों में जलन की शिकायत मिली है। अब स्वामी जी ये पॉल्यूशन से आंखों में जो जलन दर्द होता है, आंखों को आराम देने के लिए स्वामी जी क्या उपाय हैं, क्या उपचार हैं? अब देखो, एक तो ये पावर योग का दूसरा सेशन, सामान्य दंड और यह हनुमान दंड, और या फिर ऐसे सर्पदंड, ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लेना, ये बड़ा जबरदस्त है और फेफड़े के लिए भी अप्रतिम। अब देखो, ये जो आंखों में जलन हो रही है, ये क्यों हो रही है? कफ का, नजले का असर आंखों पर होता है, इसलिए जब लंबे समय तक कफ बना रहता है तो आंखों पर असर आता है। इसलिए जल नीति सूत्र नीति शुरू में बताया था, जल नीति सूत्र नीति। और अणु तेल से नस्य ज्यादा हो जाए तो ज्योतिषमती से, नहीं तो घर में सरसों के तेल से नस्य करो, आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धो लेना, या आंखों में आई ग्रेड डाल लेना साहब। कान पर भी असर होता है, टेनेटिस से लेकर के कान की बहुत सारी समस्याएं होती है। ये अनुलोम विलोम करेंगे, आंख और कान दोनों ठीक होंगे इससे आंख में आई ग्रेड, कान में एयर ग्रेड। और इसका असर नजले का बालों पर भी आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। वैसे तो जो बचपन से शीर्षासन करेंगे उनके बालों पर असर नहीं आएगा, जैसे हमारे आंख, हमारे कान, हमारे बाल सब सुरक्षित है, नहीं तो बालों का भी बुरा हाल हो जाता है। तो ये नजला बालों पर उतरता है तो सफ़ेद बाल हो जाते हैं। इसलिए मैंने घरेलू उपाय बताया था, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और 25 ग्राम काली मिर्च। जितनी काली मिर्च उससे डबल खांड, उससे डबल बादाम। 25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, 100 ग्राम बादाम पाउडर करके 1-1 चम्मच खा लें, नजला पूरा दूर, और बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों में एलर्जी आदि नहीं होगी। कान में भी ये टेनेटिस और कान में बहुत तरह के खुजली और बहुत उपद्रव होने लगते, सुनाई कम देने लगता है, आंखों से दिखाई कम देने लगता है, आंखों में खुजली होने लगती है, तो उसके उपाय भी बता दिए। और जल नीति, सूत्र नीति और नस्य तो इसका अप्रतिम उपाय है। और नजला कफ जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोटापा भी बढ़ता है। चलो डॉक्टर साहब ये करो, हाँ ऐसे। तो ये हमारे बहन जी ने भी वेट कम कर लिया भाई, गजब, पूनम ने। और हमारे डॉक्टर साहब ने भी अपने आप को, अब 69 की 70 की उम्र होने वाली है, उसमें भी अब 50 साल जैसे मेंटेन कर रखा है। स्वामी तो जी ये देखिए ना, तो ये जब कफ ज़्यादा बढ़ता है तो वेट ज़्यादा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। कफ ज़्यादा बढ़ता है तो शरीर में गांठें होने लगती है, सिस्ट होने लगती है। उसके लिए फिर गोदन, अर्क, सिस्टोग्रिड, काचना और वृद्धि बाधिका भी देनी पड़ती है। गर्म पानी पिलाते हैं,
कब ज्यादा बढ़ता है तो फिर जो है शरीर में प्रमाद बढ़ता है, आलस्य ज्यादा आता है, नींद ज्यादा नहीं लगती है, कुछ तो चलते चलते सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कई बार तो ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं, फिर वो गला रुंध जाता है, ओह टोंसिल हो जाते हैं, फिर वो बाईपैप मशीन लगानी पड़ती है। सब हमने छुड़वाया है। क्या किया, एक तो ये सब श्वासारी ब्रोंकोम और नस्य आदि करवाया, और लोगों का हमने ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया, ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। मतलब लोग स्वामी सोते जी, इसमें इतने परेशानी फर्राटे एक मारते रहे, रामा रामा, हैं? खुद भी आज साइन से नहीं सो पाते और दूसरों को भी नहीं सोने देते। तो उसके लिए फिर वो उज्जाई और सिंहासन भी अवश्य क्या करिए ना, बड़ा जबरदस्त है। परेशानी एक अपने साथ बहुत सारी बीमारियों का कुंभा लेकर आती है, इसलिए कफ ना होने दें, आंखों को सुरक्षित रखें, कानों को सुरक्षित रखें। लेकिन स्वामी जी, जो सांस के मरीज हैं, मैं सोच रही थी उन्हीं के बारे में कि अब ये जो मौसम आ रहा है, आने वाले जो दिन है, आप थोड़े दिनों में प्रदूषण के संपर्क में ऐसे मरीज रहेंगे तो COPD जैसी खतरनाक बीमारी भी उन्हें हो सकती है। इस बीमारी से लंग्स में सिकुड़न आने लगती है, और ऐसी नौबत ना आए उसके लिए उन लोगों को क्या करने की जरूरत है? उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। देखो, सीधा सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के उसके साथ जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक भस्त्रिका से, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। फेफड़ों में जो सूजन आदि है पूरी खत्म हो जाएगी श्वासारी ब्रोंकोम के साथ। और जो घरेलू उपाय हमने और हाँ, एक दूध बड़ा कब करता है, दही तो छाछ तो लेना ही नहीं, दूध में फिर हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी और सुंठी, ये 5 चीजें डाल करके लेना। नहीं तो दूध के अंदर ये छोटी पिपली, देखो ये रखी है, ये छोटी पिपली बड़ी गजब है, इसको दूध में उबाल ले और इसको पहले दिन 3 फिर 5 7 तक ले सकते हैं ये, और इसको उबाल करके अच्छे से दूध में, और फिर इसको धीरे धीरे ऐसे चबाना, और ऊपर से फिर जो है वो दूध पीना, और दूध में थोड़ा सा खजूर और डाल देना, बड़ा स्वादिष्ट हो जाएगा। और वैसे जो 5 चीजें मैंने बताई, शिलाजीत और हल्दी, अश्वगंधा, सुंठी और मुलैठी, 2-2 ग्राम डाल लो और 2 बूंद उसमें शिलाजीत के साथ, फिर नहीं तो दूध अकेला कब करता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है जी। तो स्वामी जी, ये सांस की अगर जो बीमारी होती है तो स्टडीज बताते कि इससे हड्डियां भी स्वामी जी कमजोर हो जाती हैं क्या? जब फेफड़े कमजोर हो जाते हैं जी, तो पूरा श्वास नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो बोन जो सेल्स हैं वो मरने लगते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन का जो नैसर्गिक प्रवाह है वो बाधित हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो श्वास कम आएगा तो हड्डियां कमजोर पड़ेंगी, श्वास कम आएगा, पूरा अंदर ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा तो लीवर कमजोर पड़ेगा, किडनी कमजोर पड़ेंगे, आंतें, लंग के साथ हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, खाली हड्डियां ही नहीं पूरा शरीर कमजोर पड़ेगा। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर जैसा भी रोग हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, कफ कोल्ड के लिए तो उज्जाई भी जरूरी है, सिंहासन भी जरूरी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आप सब रोगों से बच पाएंगे और अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अपने ये जो दृष्ट शरीर है और इसके पीछे जो अदृष्ट अमूर्त सूक्ष्म शरीर है उसको भी आप हृष्ट पुष्ट कर पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, जैसे जैसे ये स्मॉग बढ़ेगा वैसे वैसे पेनक्रियास पर प्रेशर बढ़ेगा और फिर हार्ट की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पोल्यूशन से हार्ट भी अफेक्ट होता है। डायबिटीज़ को भी रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर कोमॉर्बिड पेशेंट्स जो है। तो स्वामी जी, ये क्रोनोलॉजी क्या है? हवा की वजह से हमारे लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स की वजह से डायबिटीज़। मैंने कहा कि जब ये प्रदूषित श्वास अंदर जाएगा तो जो हमारे शरीर के संवेदनशील जो ग्रंथियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील हमारा पेनक्रियाज है। तो उसको ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन लेट करके, बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके, मंडूकासन, पवन और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, ये जरूरी है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें भी मधुराशिनी मधुग्रिट ले लिया तो मधुमेह पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद
और अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग कर लेना। और यदि कफ कोल्ड की प्रकृति है तो बस लौकी का जूस की बजाय उसका सूप बना करके पीना या सब्जी खाना, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है लौकी का जूस। और लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें अभी मौसम में ये आ गया ना आंवला, थोड़ा गाजर मिला ले, थोड़ा उसके अंदर चुकंदर मिला ले, ओह अंदर तक धो डालता है चुकंदर, गाजर, आंवला और या अनार, इसके साथ ले ले लौकी का जूस, पूरा हार्ट एकदम हेल्दी रहेगा। तो 100 साल तक हार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हार्ट का पॉइंट है, इसको दबा ले, इससे हार्ट ठीक रहेगा। ये शुगर का पॉइंट है, इसको दबा ले बाई तरफ, ये हार्ट का, उसके नीचे पेनक्रियाज का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है। तो आँख में गड़बड़ी आ रही थी, आँख में एलर्जी और पूरा आँखें भारी भारी सी हो जाती है, कान का, और ये स्ट्रेस का पॉइंट है। जोर से ऐसे ताली बजा ले जोर से, इससे तो सारे पॉइंट ही दब जाते हैं। और फिर जो सुबह सुबह जल नीति, सूत्र नीति, नशे जो यहाँ पर हो रहा है ये सब कर लेते हैं ना, तो फिर तो जिंदगी ही संवर जाती है। इसलिए सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ जाए और योग को अपनाएंगे ना, तो जीवन ऐसे ही खुशहाल रहेगा। न कफ कोल्ड रहेगा, न कफ रोग, न वात रोग, न पित्त रोग और त्रिदोष जन्य और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और हार्ट डिजीज। स्वामी जी, इससे पहले कि पीसीआर का कमांड हमारे पास आए, जल्दी से एक सवाल आपके पास पहुंचा देती हूँ। स्वामी जी, कई लोग ये कहते हैं कि प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप ये बता दें भस्त्रिका है या अनुलोम विलोम है, कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा है? तो भस्त्रिका में दोनों सांसों से, कई बार किसी का एक सांस भी बंद होता है तो जो खुला होता है उसी से अंदर चला जाएगा। मेन बात है फेफड़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो 2400 किलोमीटर लंबा, उसको खोलना। तो भस्त्रिका करें, दोनों नाक खुले हैं तो अनुलोम विलोम करें, और नाक बंद है तो नस से कर लें। तो तीनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, हर एक की एक एक योग की क्रिया की, एक एक प्राणायाम की क्रिया की, एक एक बंद मुद्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भस्त्रिका जरूरी है, और जो मध्यम गति से कर सके तो और ज़्यादा जरूरी है। और हर दिन हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़ना बहुत जरूरी है। रामबाण है, तो स्वामी जी जुड़े। आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।